सबमिट करना होगा। ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आईपीआर का, इसको हम क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा डिक्लेरेशन का, इस डिक्लेरेशन पे हमें क्लिक करना होगा। जब हम इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे को शो होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 1 जनवरी 2026। इस ऑप्शन में एक चीज को याद रखेंगे, ये जो ऑप्शन है 1 जनवरी 2026 पे असेसमेंट पीरियड सेलेक्ट करने का, ये हमें सिर्फ 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ही अवेलेबल रहेगा। इसके पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था और 31 जनवरी 2026 के बाद ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि आईपीआर सबमिशन के लिए जो टाइम पीरियड है वो 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक का ही है। तो ये जो ऑप्शन अभी हमारे को दिखाई दे रहा है 1 जनवरी 2026 से आईपीआर डिक्लेरेशन का, ये 31 जनवरी पे बंद हो जाएगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। इससे पहले ही हमें क्या करना है, अपना आईपीआर सबमिशन कंप्लीट करना है। ठीक, तो कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईपीआर पे आएंगे, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन पे हम असेसमेंट पीरियड सेलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास 3 मेन्यूज ओपन हो जाएंगे। पहला है फिल न्यू डिक्लेरेशन का, और दूसरा है कॉपी डेटा फ्रॉम प्रीवियस ईयर डिक्लेरेशन का, और एक है नील डिक्लेरेशन का। इसी को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सपोज इस ईयर में हम पहली बार जो है अपना आईपीआर प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो ये जो ऑप्शन है कॉपी डेटा फ्रॉम प्रीवियस ईयर डिक्लेरेशन वाला, ये वर्क नहीं करेगा। क्योंकि पिछले वर्ष में हम लोगों ने सपोज सबमिट नहीं किया हुआ था, तो हम सिर्फ किसमें आएंगे, फिल न्यू डिक्लेरेशन पे। इस ऑप्शन पे हमको क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे हमारे पास 2 ऑप्शन और मिलेंगे सबमिट करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में सबमिट करने के लिए फिल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और हार्ड कॉपी को सबमिट करने के लिए यानी कि स्कैन पीडीएफ फॉर्म को सबमिट करने के लिए अपलोड फिजिकली साइंड फॉर्म। ये 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फिल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को। इस ऑप्शन को जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का मेनू या इस तरीके के ऑप्शंस हमको आईपीआर सबमिट करने के लिए शो होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं, जो हमारे नाम, प्रेजेंट पोस्ट, डेजिग्नेशन और सर्विस वगैरह और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये यहाँ पे एडिटेबल नहीं होंगे। इसी वजह से अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपके कुछ क्रेडेंशियल्स अगर गलत हैं तो आपको उसको पीआईएमएस टीम के थ्रू अपडेट करवाना होगा। ठीक, ये जो 3 या 4 चीजें हैं, इसको आप अपने एंड से एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक, आपको भरना क्या है, सबसे पहले आप इसमें एंटर करेंगे डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। सपोज हमारा डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है जो भी होगा आपका जनवरी जुलाई 2026। उसके बाद हम एंटर करेंगे प्रेजेंट पे, जो भी बेसिक पे होगा वो आप एंटर कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल हमको फिल करना स्टार्ट करना है। अभी तक जो इंफॉर्मेशन थी वो हमारे क्रेडेंशियल्स और बेसिक पे जो हमको पता होता है उसमें से था। ये जो इंफॉर्मेशन हम फिल करने वाले हैं वो हमारी पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी डिटेल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल हम फिल करना स्टार्ट करना है। हम सबसे पहले सेलेक्ट प्रिसाइज लोकेशन सेलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, उसका स्टेट कौन सा है, कि वो प्रॉपर्टी बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती है। तो छत्तीसगढ़ की है, फिर आप उस प्रॉपर्टी जिस जिलों पे होगी उस जिले को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जिस सब डिवीजन की होगी उस सब डिवीजन को यहाँ पे आप फिल करेंगे। जिस तालुका की होगी उस तालुका को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। विलेज और सिटी आप एंटर करेंगे। उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। पिन कोड आप एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर करने के लिए एक चीज को बहुत ध्यान रखना है, जो भी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश या फिर यूनिक कोड में आप एंटर करेंगे। त्रुटिदेव को इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पोर्टल में जो भी आप एंट्री कर रहे हैं वो या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे या फिर यूनिक कोड का इस्तेमाल करके आप एंटर करेंगे। ठीक, ये हो गई आपकी प्रिसाइज लोकेशन की इंफॉर्मेशन। दूसरा है आपका प्रॉपर्टी का टाइप, आपको बताना है कि प्रॉपर्टी किस टाइप की है, कि वो भूमि है, घर है, फ्लैट है, शॉप है, उद्योग है या फिर अदर्स है।
सपोज हमने लिया फ्लैट और उसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमको फिल करना होगा कि वो कितने स्क्वायर फीट का है वगैरह, इस तरीके की आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे आपको बतानी है कि वो जो भी प्रॉपर्टी है वो अप्रॉक्स उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद ऑप्शन है आपका कि वो प्रॉपर्टी किसके द्वारा, उसका स्वामित्व कौन है, मतलब ओनर बाय ऑफिसर, तो आप ही के नाम से है या आपने किसी दूसरे के नाम से ली हुई है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देना है कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो आप ही के नाम से आपने ली हुई है या आपने किसी दूसरे के नाम से ली हुई। सपोज आपने अगर अपने स्वामित्व में ली हुई है तो वो आप ही के नाम से एकल स्वामित्व है या फिर साझा संपत्ति है, इस तरीके से आपका सोल इंफॉर्मेशन मतलब ओनरशिप है या फिर ज्वाइंट ओनरशिप है, इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे आपको आएगा। अगर आप ही के नाम से है, सिर्फ एकल स्वामित्व है तो आप सोल ले लेंगे, अदरवाइज आप ज्वाइंट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ज्वाइंट को सेलेक्ट करेंगे तो जिस भी पर्सन के साथ वो ज्वाइंट होगा उसका डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना है। उस पर्सन का नाम, सपोज आपने अपने किसी भाई या पिताजी के नाम से आपने ली हुई है तो आप वहाँ पे उनका डिटेल डालेंगे, उसके साथ आप उसका रिलेशनशिप डालेंगे, आपका क्या रिलेशनशिप है, और एडिशनल रिमार्क अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप जो इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, चाहे वो नाम है या रिलेशनशिप है, वो या तो यूनिकोड में लेंगे या फिर इंग्लिश में ही लेना है आपको। ठीक, इसके बाद आपको डालना होगा एक्वायर का तरीका कि आपने उस संपत्ति किस तरीके से ली हुई है, आपने परचेज किया है, मॉर्गेज लिया है, इनहेरिट है या आपकी पैतृक संपत्ति है या किसी के थ्रू आपको मिला है। इसके बाद जिस भी व्यक्ति से आपने उसको लिया हुआ उसकी डिटेल यहाँ पे आप डालेंगे। सपोज आपने किसी बिल्डर वगैरह से ली हुई है तो उस बिल्डर की डिटेल और उसके बाद उसका नाम और उसका डिटेल इस बिल्डर से आपने ली हुई है। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ एक्विजिशन कि आपने किस तारीख को उसका स्वामित्व लिया हुआ है, आदि कुछ ऐसा है उसको आपने लिया हुआ है, आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद अगर संपत्ति से कुछ वार्षिक आय हुई तो वो ये एंटर यहाँ पे आपको करना होगा। ठीक है, डिटेल्स आप भरते जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है सब वहाँ पे हमको सेव होता चला जाएगा, लेकिन आप चाहें तो अपने इनसे सेव एज ए ड्राफ्ट करके उसको रख सकते हैं। सपोज आपके पास प्रॉपर्टी की 4 या 5 इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद जैसा डेट ऑफ एक्विजिशन आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, सेव एज ड्राफ्ट उसको रख सकती है। ठीक है, बाद में आप उसको आकर के कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सेव का ऑप्शन है आपका, उसको ध्यान रखेंगे। इतना होने के बाद सबसे पहला काम होगा आप उसको प्रीव्यू को चेक करना कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है किस तरीके से शो होगी। उसके लिए ऊपर में यहाँ पे आपके राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर पे एक ब्लू आइकॉन शो होगा डाउनलोड टाइप का, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे आपके संपत्ति की विवरण जो आपने प्रस्तुत किया हुआ है उसका एक प्रीव्यू यहाँ पे शो होगा इस तरीके का। यहाँ पे अगर आपको लगे कि कुछ इंफॉर्मेशन आपसे गलत भरा गई है, कुछ अपडेट आप करना चाह रहे हैं, चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्लोज करना है और वापस आकर के आप अपनी इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट कर सकते हैं। इतना होने के बाद आप यहाँ पे सेव एज ए ड्राफ्ट करेंगे, फिर उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास एक संपत्ति है उस केस में आप क्या करेंगे कि जो नीचे में एक प्लस दिखाई देगा आपको डेट ऑप्शन के जस्ट ऊपर में, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रॉपर्टी डिटेल्स 2 का ऑप्शन खुल जाएगा और जो सारी इंफॉर्मेशन आपने प्रॉपर्टी डिटेल 1 के लिए भरी हुई थी यहाँ पर उसी तरीके से आपको प्रॉपर्टी डिटेल्स 2 की इंफॉर्मेशन को भी फिल करना होगा। आपके पास 2 से ज्यादा है तो 3 संपत्तियां, तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी डिटेल्स 3 की इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल रहेगी। इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन उसको जो है बढ़ते चले जाएंगे, उसको करते जाएंगे और उसका अभी तक जैसे हम लोगों ने एक संपत्ति ली थी तो एक प्रॉपर्टी का डील था, अभी हम लोगों ने 3 कर लिया है, 1, 2 और 3 इन डिटेल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो होगी। इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद जब आप अपने तरफ से अपने
से सेटिस्फाई हो जाए, कोई भी इसमें मतलब ऑप्शन की जरूरत है, उसके लिए आपको ऑप्शन और मिलेगा अपलोड रेफरेंस डॉक्यूमेंट का। तो उससे पहले आपको क्या करना है, अपलोड रेफरेंस डॉक्यूमेंट का। इस ऑप्शन में क्या करेंगे कि आपने संपत्ति को खरीदने के लिए या उससे जो आपने अनुमति ली हुई है, कुछ एनओसी वगैरह आपके पास होगा, तो भी आप यहाँ पे रेफरेंस डॉक्यूमेंट अपलोड करें। सपोज आपके पास संपत्ति है, तो आप लोगों ने मतलब जो अनुमति ली हुई है, तो उस अनुमति को आप यहाँ पे एज ए रेफरेंस उसको पीडीएफ फॉर्मेट में 4 MB से कम के फॉर्मेट में एक साथ अपलोड कर सकते हैं। हर संपत्ति के लिए अलग अलग अनुमति पत्र आप अलग अलग अपलोड नहीं कर सकेंगे। इस चीज को ध्यान रखें। 3 अनुमति पत्र है तो आप उसका एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उसके बाद उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद भी आप उसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सबमिट करना। जो भी इंफॉर्मेशन आपने अभी तक फिल की हुई थी वो एज ए ड्राफ्ट ही बस स्टोर है आपके पोर्टल पे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, वो अभी प्रमाणित नहीं हुई है, उस पे साइन होकर के वो आपके कस्टोडियन तक नहीं गई है। इसका ध्यान रखेंगे। तो एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान रखेंगे, साइन एंड सबमिट का। जब भी आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होगा ऑनलाइन में ही, डीएससी का या फिर ई साइन का। इस तरीके से हम ई फाइल में डीएससी या ई साइन करके उसको प्रमाणित करते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर डीएससी या ई साइन को हस्ताक्षरित करके उसको प्रमाणित कर सकते हैं और हमारा जो आईपीआर है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट होने के बाद आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं माई आईपीआर स्टेटस से। ठीक है, एज ए यूजर थे हम, अभी तक हम लोगों ने डिक्लेरेशन का देखा था और सपोज हमने साइन एंड सबमिट भी कर दिया, उसके बाद उसका स्टेटस चेक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, आईपीआर में माई आईपीआर स्टेटस में जाएंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 का जो आईपीआर है वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में सबमिटेड है, लेकिन 26 का जो अभी का जो आईपीआर है वो सिर्फ सेव एज ए ड्राफ्ट रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कि कभी भी हमको ड्राफ्टेड फॉर्म में ही नहीं रखना है, बल्कि उसको साइन एंड सबमिट करके फॉरवर्ड भी कर देना है। तभी हमको एक सबमिशन डेट मिलेगी और तभी हमारा आईपीआर जो डॉक्यूमेंट है वो प्रमाणित होकर के कस्टोडियन के पास शो होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप ये होगा, आईपीआर सबमिट करने के लिए हमको आईपीआर डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद असेसमेंट पीरियड सेलेक्ट करना है और अगर ड्राफ्टेड फॉर्म में हमने अवेलेबल रखा हुआ है तो प्रोसीड फिलिंग ड्राफ्टेड रिटर्न कर सकते हैं। इस कंडीशन पे या इस स्टेज पे अगर हमको लग रहा है कि अभी तक जो हमने इंफॉर्मेशन भरी थी वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए थी या रफ हम लोगों ने भर रहा था, उसको पूरा का पूरा हमें क्लियर करना है, तो मुझे क्या करना होगा, ड्राफ्टेड डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। ठीक, ये ऑप्शन क्या था कि जो अभी तक जो ड्राफ्टेड वाला जो आईपीआर था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, हमारे से डिलीट हो गया। अब हमें एक फ्रेश जो है एप्लीकेशन फिल करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, फिल इन डिक्लेरेशन में जो था अपलोड फिजिकली साइंड फॉर्म का। यहां तक कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी, या फिर मैं कंटिन्यू कर लूं? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अपलोड फिजिकली साइंड फॉर्म का। ठीक है, सपोज हमारे पास हमारा आईपीआर का जो भी डेटा है वो पीडीएफ में या फिर प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस पीडीएफ फॉर्म को प्रिंट निकाल करके इंक साइन करके स्कैन करके उसको हमको अपलोड करना होगा। इसको जो ध्यान रखेंगे, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो आईपीआर की डिटेल है, वो निर्धारित प्रारूप में प्रिंट निकाल करके इंक साइन करना जरूरी है। जैसे ही हम इंक साइन करेंगे उसके बाद उसको स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपलोड फिजिकली साइन फॉर्म का, इसका मुझे क्लिक करना होगा। कि जो स्कैन फॉर्म हम लोगों ने साइन किया हुआ था इंक साइन, उसको यहाँ पे मुझे अपलोड करना है और साथ ही साथ जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट है उसको मुझे अपलोड करना होगा। इसमें आपको मैनुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में है, निर्धारित प्रारूप में आपके पास आपका आईपीआर है, तो आप उसको प्रिंट निकालिए, उसमें आप इंक साइन कीजिए। इंक साइन करने के बाद
आप उसको अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। इस ऑप्शन में एक चीज को ध्यान रखेंगे, जब ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका DSC या ई साइन नहीं मांगेगा, क्योंकि आपने जो PDF मतलब प्रिंट फॉर्मेट है उसमें आपने इंक साइन किया हुआ है, उसको अलग से प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, लिखा हुआ था अपलोड स्कैन्ड साइंड फॉर्म। जो आपका जो फॉर्म है वो ऑलरेडी साइंड हो चुका है, उसी को आप स्कैन करके अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे अपना IPR डिटेल्स, और उसके बाद कुछ रेफरेंस डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि मैंने बताया था अनुमति पत्र या NOC वगैरह, तो उसको आप यहाँ पे अपलोड करके सबमिट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप सबमिट करेंगे आपका IPR जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद किसी भी तरीके का DSC या ई-साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो तरीका था आपको अपना IPR प्रस्तुत करने का। पहला तो था इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म और दूसरा है अपलोड फिजिकली साइंड फॉर्म। दोनों ही ऑप्शन है, आप दोनों ही ऑप्शन में जो भी ऑप्शन यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। एक तीसरा ऑप्शन है, सपोज आपके पास किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है, या बोलना चाहिए कि आप अपना IPR की जानकारी निरंक प्रस्तुत करना चाहते हैं। उस कंडीशन में एक ऑप्शन मिलेगा आपको नील डिक्लेरेशन का। यहाँ पे नील डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे। नील डिक्लेरेशन पे भी क्लिक करने के बाद दो इंफॉर्मेशन आपको फिल करना जरूरी है। एक तो है आपका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट और दूसरा है आपका प्रेजेंट पे। ये दो इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। उसके बाद बाकी सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपकी नील फिल होकर के आ जाएगी। आप इसको एक बार सेव एज ए ड्राफ्ट करेंगे। सेव एज ए ड्राफ्ट करने के बाद आप उसको प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि जो आपने इंफॉर्मेशन भरी है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट और बेसिक पे, ये आपका सही है या नहीं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली नील फिल हो जाएगी। इसके बाद इसको भी आपको साइन एंड सबमिट करना जरूरी है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि भले ही आपकी इंफॉर्मेशन निरंक है या आप नील डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तब भी आपको डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, प्रेजेंट पे और साइन एंड सबमिट, ये 3-4 जो है प्रोसेस ये आपको करना जरूरी है। यहाँ पे भले ही आप रेफरेंस डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन साइन एंड सबमिट करना जरूरी है। क्योंकि आप भले ही नील फिल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सेव एज ए ड्राफ्ट रखे हुए हैं तब भी वो प्रमाणित होकर के स्टूडेंट के पास नहीं जाएगा, बल्कि एज ए ड्राफ्ट फॉर्म में ही रहेगा। इस वजह से यहाँ पे भी आपको साइन एंड सबमिट करना जरूरी है। जैसे ही आप साइन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके पास DSC या ई साइन का ऑप्शन आपको शो होगा। जिस तरीके से हम E-फाइल में DSC या ई साइन के थ्रू हस्ताक्षरित करके ड्राफ्ट या फाइल को फॉरवर्ड करते हैं, उसी तरीके से हमारा IPR भी सबमिट हो जाएगा। ये दो तरीका था। अगर आप एज ए यूजर लॉग इन कर रहे हैं, अपना IPR प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके का प्रोसेस आपको करना होगा। ठीक है, एक बार जल्दी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देख लेंगे। IPR प्रस्तुत करने के लिए जो लिंक है वो है हमारा epar.cg.gov.in। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद परिचय का विंडो ओपन होगा। परिचय पे हम जिस तरीके से E-फाइल या E-ऑफिस में हम लॉगिन करते हैं अपने गवर्नमेंट ईमेल आईडी से, उसी से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का विंडो हमारे पास ओपन होगा। ओपन होने के बाद जिस पर्टिकुलर सर्विस से मैं बिलोंग करता हूँ, उस सर्विस पे मुझे आइकॉन पे मुझे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस तरीके का विंडो ओपन होगा। IPR फिल करने के लिए लेफ्ट साइड पे जो सबसे बॉटम पे जो ऑप्शन है IPR का, इस ऑप्शन को मुझे क्लिक करना होगा। क्लिक करने से ये इस टाइप के विंडो पे मुझे रिडायरेक्ट कर देगा IPR मॉड्यूल पे। IPR मॉड्यूल पे डिक्लेरेशन के लिए सबसे पहले मुझे IPR के मतलब लेफ्ट साइड पे IPR मेनू पे डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। फिर मुझे सेलेक्ट करना होगा असेसमेंट पीरियड, और फिर मैं प्रोसीड कर लूंगा इंफॉर्मेशन को फिल करने की, जो अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उनको। 3 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। फिल न्यू डिक्लेरेशन में 2 और एक नील डिक्लेरेशन। फिल न्यू डिक्लेरेशन में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल है तो आप उसको फिजिकली जो है प्रिंट निकाल करके उसको साइन करके अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो अनुमति पत्र या NOC वगैरह है उसको भी आप एज ए रेफरेंस डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, नील डिक्लेरेशन में भी साइन एंड सबमिट करना जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और किसी भी तरीके का आप इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर आप फिल कर रहे हैं तब भी आपको
साइन एंड सबमिट करना जरूरी है। किसी भी कंडीशन में आप उसको सेव एज ए ड्राफ्ट करके बस मत रखेंगे ना, उसको साइन एंड सबमिट करना जरूरी है। जब आपका साइन एंड सबमिट हो जाएगा तब आप आईपीआर पे जो माई आईपीआर स्टेटस है यहाँ से आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो डिक्लेरेशन वाला जो पार्ट है ये वाला, ये सिर्फ 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ही ओपन रहेगा। कोशिश करेंगे कि जिनका लॉगिन हो जा रहा है, जो ऑनबोर्ड हो चुके हैं, वो अपना आईपीआर जो है जल्द से जल्द सबमिट कर दें और उसका स्टेटस वगैरह आप चेक करना चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आईपीआर स्टेटस वाला जो ऑप्शन है ये वाला, ये आपका साल भर मतलब ओपन रहता है। इसको आप मतलब फरवरी में, मार्च में जब भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं लॉगिन करके। यहाँ पे जैसे पिछले साल का भी अभी दिखाई दे रहा है कि हमने 5 जनवरी को सबमिट किया हुआ था और ये अभी का जो है वो आईपीआर स्टेटस है कि वो नॉट कंप्लीटेड है, अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। ये जो ऑप्शन है माई स्टेटस वाला, माई आईपीआर स्टेटस वाला, ये स्टेटस आपको साल भर अवेलेबल रहेगा। इसमें आप आईपीआर का स्टेटस देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में आऊंगा। कोई डाउट है तो आप पूछ लें जल्दी से। हेलो जी बताइए। अच्छा, जो एम्प्लॉय परिवेशन के जोड़ में है जिनको इंक्रीमेंट नहीं करते वो हम लोग इंक्रीमेंट डेट क्या डालेंगे? वो आप अभी आईपीआर मॉड्यूल पे आप क्वेश्चन करिए ना, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वो पूछ लेंगे। वो आप डेट उसमें आप स्थापना शाखा से संपर्क कर लेंगे, वो आपको बता देंगे, बेटर बता। इस पोर्टल में कोई इशू है क्या तो आप उससे रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट है क्या आपको कि सबमिशन में कुछ डाउट आ सकता है कि अभी आपको, या कुछ इशू लग रहा हो तो आप अभी पूछ सकते हैं उसको। अच्छा सर, वो जो लैंड की एंट्री करनी है जी, उसमें 3 ही कर सकते हैं कि उससे ज्यादा भी हो सकता है? नहीं, जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको अगर आप संपत्तियां ज्यादा हैं तो आप वहाँ पे प्लस का जो सिंबल है यहाँ पे, वो लेते यहाँ पे जितने बार करेंगे उतने बार ऐड होते जाएगा। हाँ, ऐड होती चले जाएगी। ये 4 आ गई, 5। अच्छा सर, जैसे पैतृक संपत्ति है तो उसको गिफ्ट के रूप में दिखा सकते हैं, ऐसा है? नहीं, यहाँ पे इनहेरिटेंस का ऑप्शन था, इनहेरिटेंस का ऑप्शन था यहाँ, विरासत में मिली है। जी जी, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने देखा था ये यूजर का मतलब डिक्लेरेशन था। मतलब मैं अगर यूजर हूँ छत्तीसगढ़ सेक्रेटरीट सर्विस का तो मुझे क्या करना होगा। दूसरा हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर सर्विस के कस्टोडियन होंगे, है ना। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे सपोज मैं छत्तीसगढ़ सेक्रेटरीट सर्विस का यूजर था तो मैंने लॉगिन किया था छत्तीसगढ़ सेक्रेटरीट सर्विस का। यार उसका मिलेगा, सुरेश सिंह मिल जाएगा, नहीं कुछ मिल जाएगा क्या? नहीं, पहले पूछ लेते हैं।
इनको दोनों लॉगिन कर लेंगे, इसमें चेक कर लेंगे। हमने का लॉगिन देखा था, मतलब लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों ने एक यूजर का लिया, सुरेश सिंह जी का। सुरेश सिंह जो है वो WCD के क्लास A और B ऑफिसर एज ए यूजर हैं, और वो छत्तीसगढ़ WCD के डिस्ट्रिक्ट के वो कस्टोडियन है। तो इस तरीके से उनको दो आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक जिस पर्टिकुलर सर्विस के वो यूजर हैं, और दूसरा जिस पर्टिकुलर सर्विस के वो कस्टोडियन है। तो सपोज अभी हम लोगों ने यूजर का देख लिया था, अब हम देखते हैं कस्टोडियन में किस तरीके से हमको वर्क करना है। जैसे हम सर्विस आइकन पे क्लिक करेंगे, कुछ ऑप्शंस हमको एडिशनली यहाँ पे शो होंगे, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कस्टोडियन को ही शो होगा। IPR मॉड्यूल पे हम फोकस करते हैं, तो उसके लिए भी हमको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा जैसे हम लोगों ने यूजर का किया था। लेफ्ट साइड पे इस IPR वाले मेनू पे मुझे क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक अलर्ट का मैसेज यहाँ पे हमको शो होगा। ये अलर्ट मैसेज ये शो कर रहा है कि जो हम लोगों ने लॉगिन किया हुआ है वो बेसिकली किस पे है, छत्तीसगढ़ WCD डिस्ट्रिक्ट पे, लेकिन जो यूजर है वो बिलोंग करता है छत्तीसगढ़ WCD क्लास A और B से। तो इस अलर्ट को देख करके हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि ये शो कर रहा है कि अगर ये यूजर WCD डिस्ट्रिक्ट पे अगर लॉगिन करना चाह रहा है या IPR सबमिट करना चाह रहा है तो वो सबमिट नहीं कर पाएगा। उसको अगर अपना IPR सबमिट करना है तो वो क्लास A एंड B की सर्विस पे स्विच करके ही उसको सबमिट कर सकता है। लेकिन चूंकि ये कस्टोडियन है तो वो WCD डिस्ट्रिक्ट के यूजर्स के IPR को वो ट्रैक करना चाहे तो कर सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, जो लेफ्ट साइड पे IPR का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टेटस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन नहीं शो होगा, क्योंकि ये कस्टोडियन है, इनकी सर्विस अलग है। इनकी सर्विस कौन सी थी, छत्तीसगढ़ WCD क्लास A एंड B, लेकिन ये कस्टोडियन है छत्तीसगढ़ WCD डिस्ट्रिक्ट सर्विस के। तो इस सर्विस पे वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, IPR के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। क्योंकि आप स्थापना प्रभारी होंगे और आप भी किसी न किसी सर्विस के IPR मैनेजर होंगे या संधारण कार्य आपके यहाँ किसी किया जाता होगा, उस कंडीशन में भी आप उस पर्टिकुलर सर्विस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद IPR पे आप मेनू पे आप आएंगे और IPR के सेकेंड ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है स्टेटस वाला, इसको आप क्लिक करेंगे। जब आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो ये मेन्यूज आपके पास कुछ ऑप्शंस शो होंगे, जैसे आपका ईयर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर ईयर का स्टेटस आपको चेक करना है, 25 का या फिर 26 का। तो करंट ईयर जो चल रहा है वो आपका 1 जनवरी 2026 वाला है। इस ईयर को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको किसी एम्प्लॉय का नाम या आपको कुछ उसके क्रेडेंशियल्स मालूम है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप उसको सर्च करके क्लिक कर लेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे, आपके इस पर्टिकुलर सर्विस पे मतलब WCD डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से जितने एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड होंगे उन सारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होगी। जैसे यहाँ पे ग्रेड 2 ग्रेड 1 वगैरह हैं, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी ने भी अभी अपने IPR सबमिट नहीं किया है, तो वहाँ पे स्टेटस उनका नॉट कंप्लीटेड शो हो रहा है। अगर यूजर ने इंफॉर्मेशन फिल की होती और ड्राफ्ट फॉर्म में रखा होता तो वो ड्राफ्टेड फॉर्म में शो होता। अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली फिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शो होगा, और अगर यूजर कुछ अपने IPR को जो है अपलोड किया होगा तो वो अपलोडेड स्टेटस वहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो यूजर है, आपके अधीनस्थ जो यूजर है या कर्मचारी हैं, कितने लोगों ने सबमिट किया है, कितने लोगों ने नहीं सबमिट किया है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं कि सपोज आपको ये चेक करना है कि कितने लोगों ने इलेक्ट्रॉनिकली फिल किया है, ये आपको देखना है, तो आप सिर्फ इसी ऑप्शन को टिक रखेंगे, चेक रखेंगे और फिर उसको सर्च क्लिक कर देंगे। क्योंकि इस कस्टोडियन के किसी भी यूजर ने इलेक्ट्रॉनिकली फिल नहीं किया हुआ है, इस वजह से नो डेटा अवेलेबल शो हो रहा है। अब आपको चेक करना है कि कितने लोगों ने नहीं भरा है या कितने लोगों का नॉट कंप्लीटेड है, तो आप उस पर टिक कर रखेंगे और सर्च को क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि किसी भी यूजर ने अभी भी IPR अपना सबमिट नहीं किया है। ये स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस रिकॉर्ड को आप साल में कभी भी जो है चेक कर सकते हैं।
किसी भी यूजर का कस्टोडियन है अगर आप सर्विस के, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इसको आप एक्सेल शीट में डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यूजर्स की एंट्रीज भी देख सकते हैं, एक से ज्यादा फॉर्मेट में यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, जब तक यूजर साइन एंड सबमिट नहीं करेगा तब तक यहाँ पे स्टेटस उसका उसके पास सबमिशन डेट या ये नॉट कंप्लीटेड वाला स्टेटस चेंज नहीं होगा। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एज ए यूजर हैं तब भी आपको साइन एंड सबमिट करके आईपीआर सबमिट करना जरूरी है। ठीक है, ये आपका रोल होगा कस्टोडियन का। किसी भी तरीके से आपको अगर कोई डाउट है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, पूछिए। हाँ सर, ये जो लिंक बताया वो epr.cg.jb.in ये अभी लाइव है कि नहीं है? लाइव है, आप आज भी सबमिट कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि मैं अभी कर रहा हूँ तो ओपन नहीं हो रहा है वो। नहीं नहीं, ये डायरेक्ट नहीं होगा। ये जैसा आप ई ऑफिस यूज करते होंगे एस एक्सेस के थ्रू, उसी तरीके से आपको करना होगा। या तो आप एनआईसी के नेटवर्क से लॉगिन करेंगे या फिर आप एनआईसी का नेटवर्क मान लीजिए ऑफिस में नहीं है, ऑफिस में एनआईसी का एक्सेस नहीं है। एस और एक्सेस के थ्रू एस एक्सेस में जाने के बाद हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, फिर उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, ई ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, ईपीआर। लेकिन इसमें किसी में करने पे नहीं आ रहा है वो। ई पार सीजी का ऑप्शन आएगा, उसमें आप सेलेक्ट करेंगे ई पार सीजी। नहीं आ रहा है, उसमें ओपन नहीं हो रहा है सर। एक से इशू आ रहा है सर वहाँ पे। क्या शो हो रहा है वहाँ पे? ओपन ही नहीं हो रहा है सर वर्चुअल में। आगे उसमें एरर दिखा दे। हाँ, परिचय आ रहा है, उसका एरर आ रहा है। कौन सा विभाग है? आप ऑनबोर्ड हो चुके हैं क्या? इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। जी आप ऑनबोर्ड हो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट चुके हैं? आप ऑनबोर्ड हो चुके हैं? ऑनबोर्डिंग जहाँ तक हो। जी जहाँ तक हो सकते हैं सर। ठीक है, आप पीआईएमएस टीम से एक बार कांटेक्ट कर लेंगे, लॉगिन हो जाएगा आपका, कोई इशू नहीं है। हाँ, इसमें याद रखेंगे कि ये जो ई पार वाला जो लिंक है ये आपका या तो एनआईसी नेटवर्क पे काम करेगा या फिर आप एस एक्सेस के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरीके से हम ई ऑफिस यूज करते हैं उसी तरीके से ई पार भी यूज करेंगे। एस एक्सेस में जो थर्ड ऑप्शन दिखाता है हमारे को ई पार सीजी वाला, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको परिचय पे रिडायरेक्ट करेगा। वो परिचय आपका ई पार का लॉगिन विंडो ही होगा। उस पर आप लॉगिन करेंगे, परिचय पे आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे और उसके बाद आईपीआर सबमिट कर देंगे। आप बोलिए तो ना जी, और कुछ रखेंगे देते बिस्किट बिस्किट होगा बिस्किट पानी की बोतल कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं उसको ध्यान रखना जरूरी है। एक तो जो आपका ई ऑफिस का जो क्रेडेंशियल है, सेम वही क्रेडेंशियल आपका स्पैरो में भी रिफ्लेक्ट होगा। जो आपने डेजिग्नेशन ई ऑफिस टीम को दी हुई है या जिस क्रेडेंशियल से आप ई ऑफिस इस्तेमाल करते हैं उसी क्रेडेंशियल वही क्रेडेंशियल आपका रिफ्लेक्ट होगा स्पैरो पे भी। कि अगर आपको लगता है कि डेजिग्नेशन वगैरह आपका सही नहीं आ रहा है तो वो आप पीआईएमएस टीम से ही उसको आप अपडेट करवा सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज याद रखेंगे कि जो आपका लॉगिन क्रेडेंशियल है वो आपका गवर्नमेंट ईमेल आईडी ही होता है। ठीक है, ये अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो स्पैरो के लिए अलग से आपको ईमेल आईडी नया बनाने की जरूरत नहीं है। जो लॉगिन आपका ई ऑफिस में गवर्नमेंट मेल आईडी से होता है वही आपका स्पैरो में भी यूज होगा। ठीक है, और एक यूजर का एक ईमेल आईडी ही कंपलसरी है, इसको ध्यान रखेंगे। एक से ज्यादा आपको ईमेल आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उससे डुप्लीकेट आईडीज वगैरह जनरेट हो जाती है तो लॉगिन में इश्यू आ सकता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर आप ई ऑफिस यूजर भी हैं तब भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप एक से ज्यादा ईमेल आईडीज वगैरह क्रिएट करा लें या दूसरा मोबाइल नंबर देकर के आप 2 आईडी जनरेट करा लें। ऐसा पॉसिबल मतलब ऐसा नहीं करना है आपको। आपके पास एक नेम बेस्ड गवर्नमेंट ईमेल आईडी है तो उसी से ही आप लॉगिन करके दोनों चीज में लॉगिन करेंगे, ई फाइल में भी और परिचय पे भी। और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
अभी फिलहाल आप लोग ये कोशिश करें कि आपका जो लॉगिन है वो हो पा रहा है या नहीं, ये आप चेक कर लेंगे अपने एंड से, और उसके बाद आप आईपीआर फिल करेंगे। अगर लॉगिन में कोई इश्यू आता है, हो सकता है वीपीएन का कुछ इश्यू हो जिससे आप एस एक्सेस में लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो आपके ऑफिस में जिनका एस एक्सेस लॉगिन हो जा रहा होगा उनसे आप लॉगिन कर लेंगे। फिर परिचय जब क्रेडेंशियल मांगेगा तो उसमें अपना क्रेडेंशियल दे देंगे। इस तरीके से भी आप एक प्रोसेस है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं कि अगर आपके ऑफिस में किसी का एक्सेस लॉगिन हो जा रहा है उस पर आप लॉगिन कर लेंगे, फिर आप ई-पार-सीजी आप अपना क्रेडेंशियल डाल देंगे तो आपका भी लॉगिन हो जाएगा, एटलीस्ट आपका आईपीआर सबमिट हो जाएगा। कि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन क्लोज करते हैं। तो सर जो ए सक्सेस के लिए जो यूजर आईडी वो क्रिएट हुआ है उसी से लॉगिन होगा ना, जैसे eauth.nic वाला जो यूजर आईडी बना उसी से जाएंगे? हाँ बिल्कुल उसी से होगा। लॉगिन करके देखिएगा सर, यदि लॉगिन फेल्ड ऐसा कुछ इशू आता वहाँ पे तो फिर आपका वेब इवेंट क्रिएट नहीं हुआ होगा। आपके ऑफिस में जिस किसी का भी वेब इवेंट क्रिएट हुआ होगा जिसके माध्यम से ए सक्सेस पे आप लॉगिन कर पा रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए उनकी आईडी का लॉगिन। हाँ, जैसे मेरा ई फाइल में हुआ है और मैं प्रोसेस भी करता हूँ, ई फाइल से ही हो रहा है काम, तो मेरे ख्याल से मेरा हो जाना चाहिए। अच्छा सर, इसके लिए जैसे किसी जैसे कुछ इशू आता है उसके लिए कांटेक्ट नंबर शेयर कर पाएंगे आईपीआर के लिए? मैं दे देता हूँ, वर्ड में शेयर करना है। नंबर बताओ। 6263 14653 Gaurav Geetha 9827 73 752 72। ये आईएमएस टीम के लीड सर हैं पौरव सिंह ठाकुर सर, उनका नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जितने लोगों के यहाँ पे नंबर मिलते हैं। मतलब सारे पर्सन इसी के लिए कोऑर्डिनेट करेंगे ना, कोई भी इशू हो? जी जी बिल्कुल। ओके। अपने सारे नंबर नोट कर लीजिए सर। नंबर नोट कर लीजिए सर। फोटो ले ठीक है सर, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम सभी ट्रेनिंग सेशन जो है एंड करने वाले हैं।